नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। रुद्रप्रयाग से ऊपर की ओर जा रहा वाहन जो अनियंत्रित होकर नदी में गिर गया। रेस्क्यू टीमों द्वारा त्वरित राहत एवं बचाव कार्य प्रारंभ करते हुए कुछ घायलों को सुरक्षित बाहर निकालकर उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। एक व्यक्ति के शव को भी बरामद किया गया है, जबकि अन्य व्यक्तियों की खोजबीन एवं रेस्क्यू अभियान भी जारी है। घटनास्थल पर एसडीआरएफ, पुलिस बल और स्थानीय प्रशासन की टीमें समन्वित रूप से राहत कार्यों में जुटी हुई हैं। संपूर्ण अभियान वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में संचालित किया जा रहा है। जनपद पुलिस आमजन से अपील करती हुई नजर आ रही है, कह रही है कि कृपया धैर्य बनाए रखें और किसी भी प्रकार की भ्रामक अथवा अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करें। इस हादसे में अब जानकारी आ रही है, बस हादसे में 20 लोग सवार थे। लगभग 7:30 के बाद 7:45 के आसपास एक घटना हुई, जिसमें एक 31 सीटर बस हरिद्वार से थी जो नदी में गिरने की सूचना आई। इसमें लगभग 8 लोगों को रेस्क्यू करके बचा लिया गया है और 3 डेड बॉडी अभी तक हमें, बाकी लगभग 9 लोग अभी भी मिसिंग है। इसमें 18 यात्री और 2 ड्राइवर और गाइड होने की आशंका है, तो ये भी चीज़ें अभी कंफर्म हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सतीश कोठारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे हादसा कैसे हुआ और अभी रेस्क्यू टीम लापता लोगों को खोजने में जुटी हुई है। लापता लोगों की संख्या कितनी बताई गई है? देखिए, अभी जो सुबह की घटना है, जब बद्रीनाथ की तरफ जा रहा था टेम्पो ट्रेवल यूके नंबर का गाड़ी है और उसमें सवारी जो है गुजरात और राजस्थान के लोग थे। टोटल 20 सवारी थे और 20 सवारी में से 2 कंडक्टर और ड्राइवर को छोड़ के 18 लोग जो है यात्री थे और यात्रियों में कुछ राजस्थान के थे, कुछ ये गुजरात के लोग थे। तो जो ये हादसा हुआ, अनियंत्रित हुई गाड़ी और वो जो है खाई में गिर गई। खाई में इतनी भयानक तरीके से गिरी कि मतलब वो सीधा अलकनंदा नदी में गिर गई है और अलकनंदा नदी बचे वो लोग हैं, कुछ लोग जो बचे हैं वो बचे हैं जो कि छटक गए थे, जो कि पीछे के दरवाजे से, तो जो पीछे का दरवाजा होता है गाड़ी का वो खुल गया और कुछ लोग छटक गए और कुछ लोग जो है सीधा नदी में जाके गिरे और कुछ लोगों की डेथ हो गई। तो इसमें लगभग अभी 7 से 8 लोग लापता हैं और कुछ जो है 3 लोगों की अभी तक कह रहे हैं कि 3 लोगों की डेथ हो चुकी है अभी की जो जानकारी है। और जो ये ज्यादा घायल हैं उनको एयर एम्बुलेंस करके कुछ लोगों को 2 लोगों को ऋषिकेश लाया गया है। तो देखना यह है अभी जो लापता लोग हैं वो, क्योंकि नदी का बहाव आजकल बहुत ज्यादा तेज है, क्योंकि बरसात का सीजन है और अलकनंदा नदी है, वहां पे जो बहाव होता है वो बहुत ज्यादा तेज है। लेकिन एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम जो है लगातार खोज कर रही है। गोताखोर पहुंच गए जो नदी में गोताखोर जाते हैं, जो नदी के बीच में जो कहीं पे तालाब है तो वहां पे ढूंढ रहे हैं। जगह जगह वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो लापता लोग हैं उनकी जो है डेड बॉडी या जिंदा जैसे भी हो वो मिल जाए। कोशिश हो रही है कि जल्दी से जल्दी खोजने की कोशिश की जा रही है। लेकिन नदी के बहाव के कारण जो है अभी कुछ पता नहीं लग पा रहा है कि जो लापता हैं वो बह गए या कितनी दूर तक गए हैं, वो कोशिश जारी है। जी, बहुत शुक्रिया सतीश कोठारी हमें यह जानकारी देने के लिए। तीन दिवसीय इंडियन कंजर्वेशन सेमिनार का केंद्रीय वन मंत्री ने उद्घाटन किया। इस मौके पर मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि 2047 के विकसित भारत के हिसाब से वन मंत्रालय कंजर्वेशन प्रोग्राम तैयार हो रहा है। उन्होंने सेमिनार में आए देश भर के साइंटिस्ट, रिसर्चर से अपील की कि परंपरा और विज्ञान को साथ लेकर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए ट्राइबल का पारंपरिक ज्ञान हमारी बहुत बड़ी धरोहर है। पारंपरिक ज्ञान का डॉक्यूमेंटेशन भी होना चाहिए। सेकेंड इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस का यहाँ 2 दिन का आयोजन किया जा रहा है। देश में टाइगर कंजर्वेशन के जब 2023 में 50 साल पूरे हुए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। तब उन्होंने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की घोषणा भी करी थी और आज भारत में उसके कार्यालय के साथ
देश के 97 कंट्रीज जिनमें बिग कैट्स पाए जाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में एक गांव को गोद लिया। आज उस गांव में विकास की लहर दौड़ रही है। साथ ही गांव में ऐसे कई युवा हैं जो स्वरोजगार अपने ही गांव में रहकर कर रहे हैं। इसी को मिसाल बनाते हुए अब उत्तराखंड के 40 वरिष्ठ IAS अधिकारी गांव को गोद लेने जा रहे हैं। बाकायदा इसको लेकर शान द्वारा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आप विदित हैं कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रशासकीय विभागों द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ प्रदेश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में निवास कर रहे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाए जाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्य किए जा रहे हैं। कार्य को और अधिक प्रभावशाली बनाए जाने के लिए राज्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवारत अधिकारियों का जिनका ग्रेड पे 8700 या उससे अधिक है, राज्य में अपनी प्रथम नियुक्ति के कार्यक्षेत्र अथवा 2 अधिकारियों द्वारा एक ही कार्यक्षेत्र में अलग अलग समय में समान पदीय दायित्व के निर्वहन की स्थिति में अधिकारियों से अपनी द्वितीय एवं तृतीय नियुक्ति के कार्यक्षेत्र को गोद लिए जाने की मुख्यमंत्री के द्वारा अपेक्षा की गई है। प्रदेश सरकार की इस पहल का बीजेपी ने स्वागत किया है। देखिए, हमारा प्रदेश हो चाहे देश की बात करें, गांव का देश है और गांव का ही प्रदेश है। अगर गांव का विकास होगा तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश और देश का विकास होगा। इसी सोच के साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने सभी सांसदों को अपने कार्य क्षेत्र में सांसद ग्राम स्थापित करने की योजना बनाई थी और उसी के तहत किसी न किसी गांव को सांसद के द्वारा गोद लिया गया और उसका सर्वांगीण विकास की वहां पर प्रयास किया गया है। चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बीते एक सप्ताह से धाम में प्रतिदिन 20,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। अब तक केदारनाथ, श्री बद्रीनाथ धाम में 23 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। अभी तक ऑनलाइन और ऑफलाइन 28 लाख से अधिक लोग पंजीकरण करवा चुके हैं। सभी यात्रियों के लिए सरकार की तरफ से अच्छी व्यवस्था हो रखी है। कहीं पर भी कोई भी किसी यात्री को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए सरकार पूरी तरह संकल्पबद्ध है। मानसून सीजन शुरू हो चुका है। मेरी सभी यात्रियों से निवेदन है कि मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करें। पर्वतीय क्षेत्र है तो कुछ परेशानी तो होती ही है। मौसम कब बदल जाए पता नहीं चलता। हम चाहते हैं कि जो भी श्रद्धालु आए अच्छे से यात्रा करे और किसी को कोई परेशानी ना हो। देखिए, श्री बद्री केदार मंदिर समिति के जो हमारे धाम है और इसमें हमारे लगभग 47 मंदिर है, जिसमें 2 हमारे बड़े धाम हैं, श्री बद्रीनाथ जी और श्री केदारनाथ जी। 2 मई को जो है कि कपाट खुले थे हमारे श्री केदारनाथ जी के और 4 तारीख को खुले थे हमारे श्री बद्रीनाथ जी। अब तक लगभग जो है कि कल तक का जो आंकड़ा है हमारा लगभग 22,67,700 तीर्थ यात्रियों ने यहाँ पर दर्शन किए हैं और जो ऑफलाइन और ऑनलाइन पंजीकरण होता है लगभग 28,68,500 लोगों ने जो है कि इसका पंजीकरण कराया। सभी यात्रियों के लिए जिस प्रकार से यात्रा के सीजन में हमारे जिला प्रशासन, हमारा प्रशासन, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, आपको मालूम है जब कपाट खुले थे तो चारों धामों में हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं उपस्थित थे। रुड़की के नगर पंचायत रामपुर के सफाई कर्मचारियों के द्वारा अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल शुरू कर दी गई है। नगर पंचायत रामपुर के कर्मचारियों का आरोप है कि स्थानीय कुछ दबंग लोग उन्हें क्षेत्र में सफाई का कार्य नहीं करने दे रहे हैं। कार्य करने पर गाली गलौज भी करते हैं। करीब 5 महीने पहले नगर पंचायत रामपुर के चुनाव हुए थे, जिसमें आजाद समाज पार्टी के प्रवेश सुल्तान ने रामपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की थी। तभी से क्षेत्र के कुछ दबंग लोग प्रवेश सुल्तान की छवि को खराब करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, प्रवेश सुल्तान पर कई बार दबंगों के द्वारा हमला भी किया जा चुका है, जिसकी शिकायत करने पर पुलिस ने मुकदमे भी दर्ज करे। इसी के चलते नगर पंचायत रामपुर के कार्यालय पर आज बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी इकट्ठा हुए। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं की जाती तब तक वह काम नहीं करेंगे। और मैं यहाँ नगर पंचायत का कर्मचारी हूँ और आज़ाद समाज पार्टी के तब से यहाँ से चेयरमैन बने हैं। तो हमारे जितने भी कर्मचारी हैं यहाँ पे फील्ड में वर्क करने के लिए जाते हैं, तो कुछ विशेष लोगों के द्वारा आए दिन यहाँ पे इनको रोका जा रहा है, कार्य नहीं करने दिया जा रहा। और कई बार तो ऐसा हुआ कि इनके साथ में मारपीट की गई है, गाली गलौज तक की गई है। और अभी कुछ दिनों पहले का मामला था कि हमारे एक लड़के के पीछे तो कुछ लोग यहाँ पे लोहे की रोड तक लेके भागे हैं। तो क्या मतलब संविधान ये इजाज़त नहीं देता कि अगर ये हमारे जो चेयरमैन साहब है ये सब लोगों के मत के
से जीतकर यहाँ तक पहुँचे हैं। सभी समुदाय के, सभी धर्मों के लोगों की इनको वोट मिली है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस ने तेज कार्रवाई करते हुए 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताते चले मीरापुर रामपुर में थाना गदरपुर में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उसके बहनोई शादाब, ससुर नवाब हुसैन, देवर नदीम और समद ने मिलकर उसकी बहन मुरसलिन जहां की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। एसएसपी मिश्रा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए। पुलिस ने सीसीटीवी पतारसी और सुराग सी के आधार पर काशीपुर रोड विश्राम गृह के पास से आरोपी शादाब को दबोच लिया। उसके पास से हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद हुआ। पूछताछ में शादाब ने बताया कि वह नशे की हालत में था। पत्नी से खाना मांगने पर विवाद हुआ और उसने गुस्से में आकर 3-4 बार चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। तारीख की शाम को थाना गदरपुर में यह सूचना प्राप्त हुई कि धीमर खेड़ा गांव में एक महिला मुरसलीन जहां की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। पुलिस के द्वारा घटनास्थल पर निरीक्षण और पूछताछ की गई, जिससे यह पता चला कि मृतका के पति शादाब ने ही इसकी हत्या की है। पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई कर अभियुक्त शादाब को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया। अब उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। देहरादून में जमीनी विवाद को लेकर एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। बता दें, दरअसल बीते लंबे समय से तकरीबन 65 साल के वाजिद नाम के इस बुजुर्ग व्यक्ति का अपने परिवार में ही भाई भतीजों से जमीनी विवाद चल रहा था। वाजिद के 2 भतीजों ने खेत की डोल पर वाजिद के साथ विवाद कर दिया और देखते ही देखते ये विवाद मारपीट में बदल गया। कुछ देर बाद गांव में खबर आई कि वाजिद की उसके भतीजों ने हत्या कर दी है। सूचना मिलते ही गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। मृतक वाजिद के शरीर पर कोई घाव के निशान नहीं मिले, लेकिन परिवार वालों का आरोप है कि वाजिद को खेत में मौजूद पानी में डुबोकर मारा गया है। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल से घटना के साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रही है। तहकीकात की जानकारी की तो पता चला है कि आपस में जो मृतक है, जिन्होंने ये प्रयास किया है, मृतक जिन्होंने हत्या की है, ये आपस में एक ही रिश्तेदार हैं। ये इसके चाचा के लड़के हैं ये। तो इनका ज़मीनी विवाद चल रहा है पुराना। उस ज़मीनी विवाद में इनके बीच आज सुबह धक्का मुक्की हुई और उसमें इनका परिवार वालों का ये कहना है कि धक्का मुक्की के दौरान इनमें जो इसके चाचा के लड़के मनीष और असलम ने, इन्होंने जो मृतक है वाजिद अली, उसको जो खेतों में पानी है उसमें इसको डुबो के मारा है। उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। मानसून को लेकर प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां कर ली हैं। देहरादून का नगर निगम जनपद की नदियों नालों की सफाई में जुटा हुआ है ताकि शहर में जल भराव की समस्या ना हो। देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने बताया कि वर्तमान में 9 जगहों पर सफाई का कार्य किया जा रहा है, जिनमें बड़े नाले और नदियां शामिल हैं और इनमें लगभग 3 से 4 फुट में से कीचड़, मलबा आदि निकाला जा चुका है और लगभग 25,000 मीट्रिक टन कूड़ा अभी तक निकाला जा चुका है। मेयर ने बताया कि इससे पूर्व शायद ही इतने बड़े स्तर पर सफाई कार्य कराया गया हो। उन्होंने बताया कि नदियों नालों से मलबा कीचड़ निकाले जाने का कार्य जारी है। पहले और इतनी बड़ी संख्या में लगभग 9 जगह हमारी डेली जो है नालों की सफाई चल रही है, नदी की सफाई चल रही है। गाद, कीचड़, मलबा जो भी वहाँ पर है, सिल्ट, सारा का सारा वहाँ पे उठा रहे हैं। 25,000 मीट्रिक टन हम लोग वहाँ से निकाल के बाहर चुके हैं, जिसका कि हमारे पास रिकॉर्ड है, बाहर निकाल चुके हैं। इतना मुझे लगता नहीं कि इतनी बड़ी इतने बड़े स्तर पर पहले नदियों की ऐसी सफाई हुई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। मानसून हमेशा से ही राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती रहा है। वहीं राजधानी देहरादून की बात करें तो दून में भी जलभराव की स्थिति हर मानसून सीजन में उत्पन्न होती है। हालांकि इस बार जिला प्रशासन के जो दावे हैं वे किस हद तक कारगर साबित होते हैं, ये एक बड़ा सवाल जरूर है। जिलाधिकारी सविन बंसल के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा मानसून को लेकर सीजन से पहले ही तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। यहाँ तक जलभराव की बात है तो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इस तरह की स्थिति बनती थी, वहीं नया ड्रेनेज सिस्टम भी लगाया गया है जो कि पिछले ड्रेनेज सिस्टम से कारगर साबित होगा और उम्मीद है कि जलभराव इस बार देहरादून में देखने को ना मिले। हालांकि प्रशासन के ये दावे असफल होंगे या सफल, ये तो देखने वाली बात होगी। सेकेंडली जो हमारे चोक पॉइंट्स थे, जैसे ISBT ड्रेनेज, वहाँ पर जैसा पब्लिक एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंग कमिट किया था कि मानसून से पूर्व वहाँ पे नया ड्रेनेज हमारा आउटफॉल तक बन जाएगा, उसका कार्य भी पूर्ण हो चुका है और वहाँ पे उम्मीद है कि अब जल भराव की स्थिति नहीं आनी चाहिए।
उसका पर्सनली इंस्पेक्शन किया गया है हमारे एडिशनल एसडीएम सदर के द्वारा, और जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स थे उनकी यूटिलिटीज़ थी, उनकी शिफ्टिंग की और उनकी रिस्टोरेशन की कार्रवाई इन कोऑर्डिनेशन विद पुलिस एंड अदर डिपार्टमेंट संपादित करवाई गई। उत्तराखंड में बरसात का सीजन शुरू हो चुका है। साथ ही ऊंचाई वाले क्षेत्र की अगर बात करी जाए तो राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के निर्देशक विक्रम सिंह ने कहा कि उत्तराखंड के अधिकांश क्षेत्रों की बात करें, नैनीताल, देहरादून में भारी बारिश देखने को मिल रही है। आज की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड के अधिकांश क्षेत्रों में भारी बारिश देखने को मिलेगी। अगर बात की जाए 26-27 की तो अधिकांश क्षेत्रों में भारी बड़ी सर मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं मौसम विभाग के निदेशक ने चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि यात्रा में आने से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें। कि बारिश तो लगातार ठीक ठाक मिल रही है। आज अगर देखें तो ज़्यादातर जगहों में पिछले 24 आवर्स में रेन मिली है, और जो आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है उसमें वेरी हैवी तक की रेंज जो है वो मिली है। इसी तरह जो आपका बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी करीब हैवी रेंज हैं। तो इस तरह की सिचुएशन है, ज़्यादातर जगहों में बारिश है, हल्की से मध्यम। अब आगे देखें, आज 25 तारीख है, तो जैसे बोला भी गया था कि आज जो है और भी जो एक्टिविटी बढ़ेगी, तो प्रदेश में ज़्यादातर जगह जहां हल्की से मध्यम बारिश मिलेगी, उसके साथ हैवी से वेरी हैवी रेंज जो है जो हमने देहरादून, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और नैनीताल के लिए बोला है, और जो बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें भी हैवी रेंज जो है कहीं कहीं पर वो मिलेंगी। सितारगंज के गोटा क्षेत्र में जलपनिया नदी पर बन रहा पुल बारिश शुरू होने से पहले ही बह गया। लगभग 1 महीने से इस पुल का निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन अचानक नदी में पानी बढ़ने से अधूरा पुल बह गया। पुल बहने से नदी का पानी आसपास के घरों में घुस गया, जिससे ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि यह कोई पहली बार नहीं है, यहाँ हर साल पुल बनता है और हर बार बारिश में बह जाता है। बरसात के मौसम में उन्हें भारी परेशानी उठानी पड़ती है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता विजय यादव ने बताया कि यह पुल अभी भी निर्माणाधीन था, लेकिन नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण बह गया। उन्होंने कहा कि प्रशासन से आग्रह किया गया है कि पुल निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए, ताकि लोगों को आवागमन में सुविधा हो सके। ग्रामीणों की मांग है कि इस बार पुल को मजबूती से बनाया जाए, ताकि हर साल उन्हें इस मुसीबत का सामना न करना पड़े। टूटने का एक ही रीज़न है सर कि अभी कार्य हमारे हिसाब से पूर्ण रूप से पूरा नहीं हुआ था। ये बस ओनली वन पाइप डाल के और ढलाई करके निकल गए लोग। उसके बाद हम लोग बार बार इस पर चर्चित कर रहे थे कि भैया इसको जल्दी से दीवार बना दीजिए, टेक बनाइए, नहीं तो पुल फिर जाएगा और इतना बुरा तरीका से जाएगा कि मतलब आगमन एकदम साफ बंद हो जाएगा। अब आज आप लगा लीजिए, पहला दिन का पानी है और ये पानी हटते ही अगर यहाँ से कोई बंदा निकल जाएगा तो आप बताइएगा, इतना ज़्यादा खाई बन गई है वहाँ पे, करीब 7-8 फीट गहरा हो गया होगा सीधे पुल के पास में। बागेश्वर में पहली मानसून की बरसात का कहर देखने को मिल रहा है। बता दें, जहां ग्रामीण सड़कें जगह जगह पर टूट रही हैं, वहीं जगह जगह भूस्खलन और पहाड़ियों से बोल्डर गिरने का खतरा भी बना हुआ है। ऐसे ही हैरान कर देने वाला मामला कपकोट तहसील के दुलम गांव के पास का है, जहां सड़क पर पैदल जा रहे 2 ग्रामीण युवकों पर पहाड़ी से गिर रहे पत्थरों की चपेट में आ गए। भराड़ी सोंग मुनार सड़क में भलिउड़ा के पास चोटिल हो गए। जमन सिंह को हल्की चोटें आई हैं। वहीं दूसरे घायल व्यक्ति लक्ष्मण सिंह को कपकोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट लाया गया है। डॉक्टर प्रतीक शर्मा ने बताया कि व्यक्ति को चोटें हैं, कुछ समय के लिए यहां कपकोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चलेगा। वहीं तहसील प्रशासन से भी घायल व्यक्ति की जानकारी ली गई है। वहीं स्थानीय लोगों ने मौके पर पुलिस व्यवस्था की मांग की है, जिससे कोई बड़ी दुर्घटना ना हो सके। फुटबॉल की धरती कहे जाने वाले पौड़ी ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। यहाँ के 3 होनहार युवाओं का चयन प्रतिष्ठित खेल संस्थानों में हुआ है। आदित्य पवार का चयन स्पोर्ट्स हॉस्टल के लिए हुआ है, जबकि आदित्य फरसवाड़ और राघव पटवाल को महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में दाखिला भी मिला है। इन युवाओं को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कोच रवि रावत व उनके सहयोगी टिंकू ने बताया कि वे पिछले कई वर्षों से सीमित संसाधनों में बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं। अब तक उनके मार्गदर्शन में 3 दर्जन से अधिक बच्चे विभिन्न खेल संस्थानों में चयनित हो चुके हैं। कोच रावत व उनके सहयोगी टिंकू ने कहा कि पौड़ी में फुटबॉल की अपार संभावनाएं हैं।
लेकिन संसाधनों की भारी कमी के चलते कई प्रतिभाएं शुरुआत में ही रुक जाती हैं। अगर प्रशासन व सरकार थोड़ा सहयोग करे तो यहाँ से कई खिलाड़ी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद कोच रावत की मेहनत और बच्चों की लगन ने पौड़ी को एक बार फिर खेल मानचित्र पर चमकाया है। हमारे यहाँ से 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है स्पोर्ट्स हॉस्टल देहरादून के लिए आदित्य पवार का, और महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए आदित्य फरसवान और राघव पटवाल। 2 लड़के स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए हैं और एक स्पोर्ट्स हॉस्टल देहरादून के लिए। स्पोर्ट्स हॉस्टल देहरादून में तो करीबन हमारे 6-7 बच्चे सेलेक्ट होके जा चुके हैं, और स्पोर्ट्स कॉलेज में भी 8-10 बच्चे हमारे पिछले कई सालों से सिलेक्ट होके गए हुए हैं। हल्द्वानी हॉस्टल जो स्पोर्ट्स हॉस्टल है उसमें भी बहुत सारे बच्चे हमारे सिलेक्ट हो रखे हैं, लेकिन अभी जाके जो है लेटेस्ट में 3 लड़के सिलेक्ट हुए हैं हॉस्टल और कॉलेज के। देहरादून में संयुक्त कार्यशाला का आयोजन किया गया। बताते चलें, राष्ट्रीय फिल्म विकास परिषद और उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में सूचना महानिदेशक बंसीधर तिवारी ने शिरकत की। इस कार्यशाला में राष्ट्रीय फिल्म से जुड़े कलाकार और निर्देशक और उत्तराखंड फिल्मांकन से जुड़े सभी कलाकार मौजूद रहे। इस कार्यशाला के माध्यम से यह जानकारी मिली कि कलाकारों और निर्माताओं को क्या क्या समस्याएं आती हैं और इसमें और क्या बेहतर हो सकता है। महानिदेशक का कहना है कि हमने इस चर्चा में यह महत्वपूर्ण बात रखी है। उत्तराखंड के कल्चर और जगहों को जिस फिल्म में नाम दिया जाएगा उस फिल्म को राज्य में निर्माण के लिए ज़्यादा छूट दी जाएगी। ये भारत सरकार की जो फिल्म विकास परिषद है उसके साथ हम लोगों ने मिलकर और जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो फिल्म निर्माता है, उनके साथ हम लोग बैठक कर रहे हैं कि भारत सरकार की जो नीतियां हैं वो किस तरह से उनके लिए फ़ायदेमंद है, राज्य सरकार की फिल्म नीति कैसे फ़ायदेमंद है, और साथ ही साथ उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं फिल्म शूटिंग में। भारत सरकार के स्तर पर क्या उसमें संशोधन की आवश्यकता है, राज्य सरकार के स्तर पर क्या आवश्यकता है, उसका हम लोग सुझाव लेंगे और फिर उसके आधार पर उनकी समस्याओं को दूर करेंगे। देहरादून से खबर है, वीआईपी ट्रीटमेंट मामले की खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला द्वारा आज कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता कर महिला सुरक्षा और राज्य की न्याय और नैतिक प्रणाली पर सवाल उठाए गए। ज्योति रौतेला ने कहा कि किस तरीके से उत्तराखंड में अपराध बढ़ रहे हैं वो 2022 की एनसीआरबी की रिपोर्ट से समझा जा सकता है। रिपोर्ट के हिसाब से महिलाओं के खिलाफ 4337 अपराध दर्ज हुए, जिनमें 867 रेप और 637 नाबालिग बच्चों से रेप शामिल हैं। वहीं ऐसे मामलों में भाजपा के लोग संलिप्त हैं। हाल ही में भाजपा की पूर्व महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष अनामिका शर्मा पर भी आरोप है कि उन्होंने अपने नाबालिग बेटी को अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ बार बार दुष्कर्म करने के लिए मजबूर किया, लेकिन फिर भी महिला को हरिद्वार जेल में वीआईपी सुविधा प्रदान की जा रही है। वो जेल के अंदर से फोन कॉल कर रहे हैं और योग दिवस जैसे सरकारी आयोजनों में सम्मानित भी हो रहे हैं। कालसी और चक्राता रोड पर भीषण सड़क हादसा हो गया। बताते चलें आपको, जजरेट के समीप एक फ्रॉक्स कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे के वक्त कार में 4 लोग सवार थे, जिनमें से 3 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। घायल व्यक्ति को खाई से निकालकर तुरंत अस्पताल भेजा गया है, जहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।